हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल एनसीईआरटी पर। तो काफ़ी लंबे समय के बाद यह वीडियो बनने जा रहा है, जो कि क्लास 10th के चैप्टर 1 ज्योग्राफी का है, संसाधन एवं विकास। तो इसको आज हम काफ़ी गहराई के तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संसाधन एवं विकास। तो पहले जानना उचित है कि ज्योग्राफी होता क्या है। व्हाट इज़ ज्योग्राफी? तो ज्योग्राफी दो शब्द से मिलकर बना होता है, जियो और ग्राफी। जियो का अर्थ होता है अर्थ और ग्राफी का अर्थ होता है स्टडी। मतलब अर्थ के बारे में स्टडी करना ज्योग्राफी कहलाता है। मतलब पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना ज्योग्राफी कहलाता है, मतलब भूगोल कहलाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं संसाधन एवं विकास। तो पहला ये जान लीजिए कि संसाधन होता क्या है। तो कोई भी चीज़ जो हमारे जीवन में कुछ काम के लायक हो, जैसे कि पानी, सड़क, किताब, कॉपी, पेड़ पौधे, ज़मीन और अन्य चीज़, ये सब क्या है? संसाधन है। तो आइए हम बुक को पढ़ते हैं ध्यान से। लिखा है, क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांव और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं? ऐसी वस्तुओं की सूची तैयार करें और उनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों के नाम बताएं। तो क्या बोल रहा है कि आपके जीवन काल में वैसे कौन कौन से वस्तुएं हैं जो आपको आराम पहुंचाता है? तो कौन कौन सा वस्तुएं हैं? जैसे बेड हो गया, बेड हमको सोने में आराम देता है। मोबाइल हो गया, मोबाइल हमको कोई भी काम करने में आराम देता है। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? संसाधन। ये सब क्या है? तो संसाधन है, ठीक ना। तो क्या बोल रहा है, हमारे पर्यावरण में प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभवतः सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पृथ्वी पे वे सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं के लिए उपयोग है, मतलब आवश्यकताओं के लिए उपयोग है, मतलब हमारी आवश्यकताओं के लिए सुटेबल है और उपलब्ध है। वो उपलब्ध का इंग्लिश क्या बोलते हैं? अवेलेबल है। मतलब वह सारी वस्तुएं जो हमारे जीवन काल में कोई भी चीज़ वस्तु के लिए कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो उसे ही हम संसाधन कहते हैं। यह संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से भी मान्य है। क्या बोल रहा आगे, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुएं की रूपांतरण अपने प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं। मतलब प्रकृति के साथ कोई काम करते हैं। जैसे कि हमको कोई सड़क बनाना है, तो सड़क ज़मीन पे होता है, तो जंगलों को काट के, पर्वतों को काट के, मतलब प्रकृति को कोई दूसरे प्रकार से क्रिया करके हमको उसका उपयोग करना होता है। तो यहाँ वही लिखा है कि मानव प्रौद्योगिकी के द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने में संस्थाओं का निर्माण करते हैं। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संस्थाओं को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ बोला गया है कि मानव भी एक संसाधन का ही हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों के रूप में परिवर्तित करते हैं। अच्छा, आप जानते होंगे कि मनुष्य भी पर्यावरण में ही रहता है, पेड़ पौधे भी पर्यावरण में ही रहते हैं, ज़मीन, हवा, वायु सब पर्यावरण का एक भाग है। मतलब मनुष्य भी एक पर्यावरण का एक भाग हुआ, संसाधन का एक भाग हुआ। इन संसाधनों को वर्गीकरण निम्न प्रकार से बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य संसाधन, स्वामित्व के आधार पर, मतलब स्वामित्व जो अपना होता है उसे कोई छीन नहीं सकता है, व्यक्तिगत होता है, सामुदायिक होता है, राष्ट्रीय होता है, अंतर्राष्ट्रीय होता है, और विकास के स्तर पर स्वाभाविक, विकसित, भंडार और संचित कोश होता है। अब आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं आगे पढ़ा सकूं। इसको भी ले लीजिए, ये भी काफ़ी मेन पॉइंट है। क्या लिखा है पे, संसाधन के दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन के दो प्रकार होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन उसको होते हैं जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, और अनवीकरणीय संसाधन का उपयोग जिसका हम एक बार उपयोग कर लेते हैं फिर वह दोबारा उपयोग में नहीं आता है। जैसे कि कोयला को हम उपयोग कर लेते हैं, फिर वह राख बन जाता है, तो राख से फिर वह कोयला नहीं बन सकता है।
और जैसे हम करते हैं नवीकरणीय योग संसाधन, जैसे हो गया प्लास्टिक, तो प्लास्टिक हम एक बार उपयोग कर लिए तो उसको बार बार उपयोग में ला सकते हैं। प्लास्टिक को फिर गलाते हैं, फिर उपयोग में लाते हैं। ज्वार भाटा हो गया, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, तो ये सब क्या है, नवीकरणीय योग संसाधन है। अब नवीकरणीय योग संसाधन के भी दो प्रकार है, एक सतत और एक जैव। सतत में क्या आ गया, पवन जल, मतलब ये कभी खत्म ही नहीं होगा। और अजैव में क्या हो गया, प्राकृतिक वनस्पति, मतलब वन्य और वन्य जीव। जैव मतलब जीवित, जो प्राकृतिक वनस्पति वो भी जीवित है, और वन्य जीव मतलब जंतु, पेड़ पौधे और इंसान, ये सब क्या है, वन्य जीव के अंतर्गत आते हैं। और अनवीकरणीय योग संसाधन में क्या लिखा हुआ है, तो पुनः चक्रीय और अचक्रीय, जैसे कि धातु और जैसे जीवाश्म ईंधन। चक्रीय में क्या है, तो धातु। पुनः चक्रीय मतलब जिसका उपयोग हम फिर से कर सकते हैं। और अविनय चक्रीय में तो जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन में से कोयला आता है, ठीक ना। और धातु में हम बोल सकते हैं लोहा, लोहा को पिघलाते हैं फिर लोहा बनाते हैं, फिर पिघलाते हैं फिर लोहा हम बनाते हैं। अब मानवीय संसाधन में क्या कर रहा है, संरचनाएं एवं संस्थान, मात्रा एवं गुणवत्ता। मानव दो प्रकार बांटा गया, संरचनाएं एवं संस्थाएं। मानव क्या बटा गया, एक तो संरचना किया गया, दूसरा अपना संस्था बनाया गया। फिर मात्रा एवं गुणवत्ता, उसमें क्या क्या गुण है, कितना मात्रा है, ठीक ना, तो इसके बारे में बताया गया। आगे बढ़ते हैं, संसाधनों का विकास। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक होता है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है। हाँ, सही बात है, संसाधन क्या है, प्रकृति की देन है ना, इसे तो कोई मानव बनाया नहीं है, यह भगवान का देन है। तो सीधे से सही कहा गया, संसाधन प्रकृति की ही देन है। फलस्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग करके इसके निम्नलिखित समस्याएं पैदा कर दी है। जैसे कि कोई भी सामान को हम लिमिटेड तरीके से ही उपयोग कर सकते हैं, तो संसाधन का इतना अधिक उपयोग हो गया है कि पृथ्वी पर अब संकटग्रस्त समस्याएं उत्पन्न होने लगी। जैसे अधिक पेड़ उत्पन्न होने से गर्मी बढ़ने लगा, बारिश कम होने लगा, खेती कम हो रहा है, अति सिंचाई हो रहा है, और भूमि निम्नीकरण का भी सामना करना पड़ रहा है। किसके कारण से, तो पेड़ की कटाई। तो आप जान सकते हैं कि पर्यावरण का एक ऐसा भाग जो पूरे पृथ्वी को ही नष्ट कर सकता है, जो हमारे वातावरण को दूषित करने में सहायता देता है। तो देखते हैं कौन कौन सी समस्याएं पैदा होती है पर्यावरण में अंधाधुंध उपयोग होने के कारण। कुछ व्यक्तियों का लालच व संसाधनों का ह्रास। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ आ गए, जिससे समाज के दो हिस्से, संसाधन संपन्न और संसाधनहीन, अर्थात अमीर और गरीब में बट गया। मतलब संसाधन सबका हक है और इसका उपयोग सबके हक के समान होना चाहिए, लेकिन ऐसा हमारे समाज में होता नहीं है। अमीर वर्ग के लोग कोई भी मनचाहा संसाधन का उपयोग कर सकते हैं और गरीब वर्ग के लोग उनको अनुमति नहीं दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, संसाधन के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गई है। जैसे भूमंडलीय तापन, मतलब अधिक गर्मी, ओजोन परत के अवक्षय, मतलब ओजोन परत में छेद हो गया, जिसके कारण काफ़ी सारे स्किन का कैंसर का बीमारियां उत्पन्न होने लगा है। पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण आदि। आगे क्या बोला है, मनुष्य जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधन का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक है। क्या बोला यहाँ पे, मानव जीवन की गुणवत्ता एवं शांति को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है, तो समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक है। देशों की क्या कहा गया, इसलिए हर तरह से जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधन के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या लिखा हुआ है। अब लिखा है सतत पोषणीय विकास होता क्या है, ये जान लिया सतत पोषणीय विकास क्या होता है। सतत पोषणीय विकास का अर्थ होता है विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भावी पीढ़ी की आवश्यकता का अवहेलना ना करे। मतलब सतत पोषणीय विकास का अर्थ होता है कि जो पर्यावरण है उसका उपयोग बिना उसको नुकसान पहुंचाए हो और ऐसा उसका उपयोग हो कि भावी पीढ़ी, जो वर्तमान पीढ़ी है, उसको दोष ना दे। ये ना बोले कि हमारे दादा परदादा हमारे लिए कोई संसाधन रख के ही नहीं गए हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है, रियो डी जनेरो, ये कहाँ हुआ था, तो रियो डी जनेरो ब्राज़ील के एक शहर रियो डी जनेरियो में
हुआ था। इसका क्या था मोटिव? इसका मोटिव यह था कि जो पृथ्वी पर अत्यधिक पेड़ों की कटाई हो रही है, इससे हमारे पर्यावरण दूषित हो रहे हैं, इसके टॉपिक पे ये बैठक हुई थी। तो पढ़ते हैं ये बैठक कब हुई थी, किसने करवाई थी। तो यह बैठक जून 1992 में 100 से भी ज़्यादा राष्ट्र अध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित विश्व स्तर पर उभरे पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। आगे क्या बोल रहा है? इस सम्मेलन का एकत्र नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधताओं पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांत, क्या लिखा है रियो सम्मेलन में? भूमंडलीय वन सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फॉरेस्ट के सहमति जताई गई, जो 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास के लिए एक एजेंडा 21 को स्वीकृति दी गई। अब चलिए एजेंडा 21 जानते हैं कि एजेंडा 21 होता क्या है। तो एजेंडा 21 यह एक घोषणा थी जो 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधीन में राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा स्वीकृति दिया गया था, मतलब UNCIED के तहत। क्या तो इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसके उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीब और रोगों से निपटान है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह था कि स्थानीय निकाय अपनी स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। मतलब क्या बोला, इसका मेन कारण क्या था? स्थानीय निकाय मतलब जो लोग हैं वह अपना एजेंडा 21 तैयार करें, मतलब पेड़ों को लगाए और अपना उपयोग खुद करें, ठीक ना। अब क्या कहा गया है, आगे देखते हैं। अब संसाधन नियोजन क्या था उसके बारे में पढ़ेंगे। संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसके लिए भारत जैसे देश में जहाँ जहाँ संसाधन उपलब्ध है वहाँ बहुत अधिक विविधता है। यह और भी महत्वपूर्ण है, यहाँ ऐसे प्रदेश भी है जहाँ एक तरह के संसाधन की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरफ की संसाधन की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी है जहाँ संसाधन की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है और कुछ ऐसे प्रदेश भी है जहाँ महत्वपूर्ण संसाधन नहीं हो सकता है, लिखा अत्यधिक कमी है। जैसे कि उदाहरणार्थ में लिखा गया है झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आदि प्रांतों में खनिजों और कोयलों के प्रचुर भंडार हैं। क्या बोला? झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी कोयला का प्रचुर भंडार है, ठीक ना। तो कहा गया अरुणाचल प्रदेश में जल की संसाधन प्रचुर मात्रा में है परंतु मूल विकास की कमी है, ठीक ना। और राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा की अधिकता है, लेकिन क्या है वहाँ पे संसाधनों की कमी है, जल की कमी है। लद्दाख में शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत की धनी है, मतलब यहाँ जो सांस्कृतिक है वह काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है, इसीलिए कहा गया सांस्कृतिक विरासत की धनी है। लद्दाख में जैसे क्या है शीत मरुस्थल देश है, इसीलिए अन्य भागों में यह अलग थलग है, ठीक ना। तो आगे हम पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। इसलिए राष्ट्रीय प्रांतीय प्रदेशों में स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता होती है। तो अब हम पढ़ते हैं भारत के संसाधन नियोजन के बारे में। तो क्या कहा गया है यहाँ पे? संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान की उनकी तालिका बनाना, इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधन की गुणवत्ता एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व उसका मापन करना। क्या बोल रहा है? देश के विभिन्न क्षेत्रों में संसाधनों की पहचान करना, उनका एक लिस्ट बनाना और जो वहाँ के अधिकारी हैं
उनका काम यह होता है कि वहाँ का मानचित्र बनाना, कौन कौन जगह पे संसाधन है, कैसे कैसे संसाधन है, किस मात्रा में है, कौन सा गुण वाला संसाधन है। तो भारत के नियोजन में ये सब आता है। दूसरा क्या लिखा हुआ ख में, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना होता है। ठीक ना। आगे क्या लिखा है ग में, संसाधन विकास योजना राष्ट्रीय विकास योजना का समन्वय स्थापित करना रहता है। आगे आगे क्या होता है पढ़ते हैं हम। आगे क्या लिखा हुआ है देखिए, स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए। जब भारत आज़ाद हुआ था तो वहाँ संसाधन नियोजन का जो उद्देश्य था उसकी पूर्ति के लिए जो पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना उसको कहते हैं जैसे 5 वर्ष के अंतर्गत कितने सारे विकास हुए, भारत में कितने सारे विकास हुए हैं, भारत में अनेक पंचवर्षीय योजना हुए हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के साथ ही प्रयास किया गया कि भारत में योजनाओं को कैसे उसकी पूर्ति की जाए। ठीक, आगे क्या लिखा हुआ देखिए, आगे लिखा हुआ है, समुदाय भागीदारी की सहायता से समुदाय, ग्राम पंचायत, वार्ड स्तरीय समुदाय द्वारा आपके आसपास के क्षेत्र में कौन कौन से संसाधन विकसित किए जा रहे हैं ज्ञात करो। मतलब इसके बारे में डिफिनेशन आपको लिखना होगा। क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों का उपलब्ध एक ही आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थानों में तदनुरूपी परिवर्तन अभाव में मात्र संसाधन की उपलब्धि से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्रों में जो संसाधन समृद्ध होते हैं वे आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों में गिनती में आते हैं। क्या कह रहा है कि देश के बहुत से क्षेत्रों में संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े देशों में आते हैं, पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। जैसे कि झारखंड में असीम भंडार है, कोयला का भंडार है, उसके बाद क्या अबरक है, और क्या है, और अनेक चीज़ें, कोयला, अबरक, कोयला का सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला भारत के झारखंड में मिलता है। लेकिन यहाँ का जो गरीबी रेखा है वो काफ़ी उच्च है। यही कहा गया है कि देश के बहुत से क्षेत्रों में संसाधन समृद्ध होते हुए भी वह पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे देश भी है जहाँ संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित है। जैसे कि मुंबई में संसाधनों की कमी है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, मानव निर्मित संसाधन का वहाँ भरमार है, लेकिन जो प्राकृतिक संसाधन है वहाँ बहुत कमी है। लेकिन तब भी क्या है, मुंबई एक विकसित प्रदेश में आता है। आगे क्या लिखा हुआ है, क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े और संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं? ऐसी परिस्थिति में होने का कारण बताइए। ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका जो आंसर है। आगे लिखते हैं, उपनिवेशी इतिहास में उपनिवेश का इतिहास में बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन प्रदेश विदेशी आक्रमणियों के मुख्य आकर्षण रहे हैं। जो हमारे भारत में संसाधन है, कोयला है, हीरा है, सोना है, तांबा है, चांदी है, वह जो भारत में है उसके आकर्षण से जो विदेशी थे वो भारत में आए थे। जैसे कि अंग्रेज हमारे देश को 300 सालों तक लूटते रहे और उसे लूट के लंदन, इंग्लैंड, ब्रिटेन चले गए। तो इसका कारण क्या था, भारत का संसाधन था। ठीक ना। आगे क्या लिखा हुआ है, उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया और उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन के किसी प्रदेश का विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ का उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थानागत परिवर्तन किए गए। उपनिवेशों के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया। अतः भारत में विकास समानता तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं है, बल्कि प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता के ऐतिहासिक अनुभव से भी योगदान रहा है। यहाँ क्या कहा गया है, तो जो उपनिवेशी थे वो संसाधनों का शोषण करते हुए भी भारत में संसाधन का उपयोग करके कोई चीज़ भारत को दे चुके हैं। ठीक ना। बोला भारत के विकास सामान्यतः संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों के उपलब्ध पर आधारित नहीं है। हमारा मतलब जो भारत में संसाधन है वह मुख्यतः जो लोग हैं वहाँ संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं है, वह मानव प्रौद्योगिकी जो हाथ से अपना जो सामान बनाते हैं उस पर भी वो आधारित हैं। ठीक ना। अब लिखा है संसाधनों का संरक्षण। संसाधन किसी भी तरह के विकास का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
परंतु संसाधन का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई समाज, आर्थिक, पर्यावरण समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं के बचाव के लिए विभिन्न संसाधनों स्तरों पर संसाधन का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से संसाधन संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों की चिंता के लिए विषय रहा है। मतलब जो संसाधन है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, तो इसके बचाव के लिए काफ़ी नेताओं और चिंतकों ने इसके लिए चिंता का विषय व्यतीत किया है। उदाहरणार्थ गांधी जी ने कहा है कि संसाधन का संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है। किसने? तो महात्मा गांधी। क्या कहा है देखिए, हमारे पास हर व्यक्ति के आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है। क्या कहा गया? हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्ट के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत सारे पेटी है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। ये जो क्वेश्चन है वह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिए। क्या बोला गया? हमारे पास हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति की संसाधन पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए, अर्थात किसी पास पेट भरने के लिए बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। समझे ना? पेट में क्या आता है? थोड़ा सा जाता है, लेकिन पेटी में कितना बड़ा पेटी होगा, क्या होगा, तो इससे संसाधन का बहुत घाटा हो रहा है। तो ये महात्मा गांधी ने कहा है। आगे क्या लिखा हुआ है? लालची व स्वार्थी व्यक्तित्व आधुनिक प्रौद्योगिकी शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। क्या कहा गया? जो लालची और स्वार्थी व्यक्ति है तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषण प्रवृत्ति जिम्मेदार है, वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे। इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन का पक्षधर थे। अब कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो संसाधन संरक्षण की वकालत की थी वह कहाँ हुआ था? तो क्लब ऑफ रोम ने की। तत्पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक समाल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी ने दर्शन की एक फिर से पुनर्वृत्ति की है। 1987 में ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण के मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट के तहत सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। क्या कहा गया? तो जो संसाधन के संरक्षण में एक वकालत किया गया जो क्लब ऑफ रोम ने की थी, और इसके बाद महात्मा गांधी ने इस पर एक दार्शन मतलब इसके बारे में कुछ कहा, और 1987 में ब्रुटनलैंड में इसका आयोग का रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर रखा गया। किसका? तो संसाधन संरक्षण का। आगे क्या आ गया? यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य शीर्ष पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ, आवर कॉमन फ्यूचर। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जनेरो। क्या कहा गया है? तो इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जनेरो ब्राज़ील 1992 में आयोजित सम्मेलन द्वारा किया गया था। रियो डी जनेरो किया था, तो ये पर्यावरण को प्रदूषण को कम करने के लिए यह बैठक कहाँ हुआ था? तो ब्राज़ील में हुआ था। आगे क्या लिखा गया है देखते हैं। ये देखिए, ये जो चार्ट लिखा गया है, ये जो चार्ट है यह किस प्रकार चार्ट है? तो लिखा है पृथ्वी पर मैदानी जो इलाका है वो 21% है, तो 21% में उसको 100% माना गया है। तो जो 43% है वो मैदानी इलाका है, 30% पर्वतीय इलाका है और 27% पठार इलाका है। तो सबसे ज़्यादा इलाका किस में है? तो मैदानी में। मतलब पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा इलाका है वो मैदानी इलाका है। सेकेंड में पर्वत आता है और थर्ड में पठार आता है। यहाँ लिखा गया है कि मुख्य भू आकृति के अंतर्गत क्षेत्र कौन कौन से आते हैं, ठीक ना। अब लिखा है भू उपयोग, मतलब भूमि का उपयोग कैसे किया जाता है, ठीक ना। आगे देखते हैं। भू संसाधन का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। 1. कृषि के लिए भू उपयोग, मतलब भूमि का कैसे उपयोग किया जाता है। भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। 1. कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, जिसे अबंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि जैसे इमारतें, सड़क, आयोग इत्यादि।
तीसरी, प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, जैसे अस्थायी चारागाह जहाँ जानवर चरता है, और अन्य गोचर भूमि मतलब जहाँ और गाय बैल बकरी ये सब चरते हैं। विविध वृक्ष फसलों उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं होते हैं, मतलब ऐसे वृक्ष जो अपने से उगता है, खुद से उगता है, इसको कोई रोपा नहीं जाता है, ठीक ना। तो जो शुद्ध बोए गए वृक्ष है उसमें शामिल नहीं होते, ये खुद ब खुद उपजते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वृक्षों खेती न, कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वृक्षों से खेती नहीं की गई हो, मतलब कृषि योग्य भूमि जहाँ 5 वर्षों से अधिक वहाँ खेती किया ही नहीं गया हो। अब तीसरा क्या लिखा हुआ है, तो प्रतिभूमि। प्रतिभूमि में क्या लिखा हुआ है, वर्तमान प्रतिभूमि जहाँ कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती न की गई हो, मतलब वहाँ खेती अधिकतर समय से नहीं किया गया हो। वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि जहाँ पुरातन परत जहाँ 1 से 5 कृषि वर्ष के वर्षों से खेती नहीं की गई हो। तो जो जो भू उपयोग है वह उसका उद्देश्य क्या है, ठीक ना। तो वन हो गया, ये सब उसका उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है, भूमि का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है और किस प्रकार नहीं किया जा रहा है, इसका किस प्रकार दुरुपयोग किया जा रहा है, वो लिखा गया। अब लिखा गया है शुद्ध निवल, बोया गया क्षेत्र जहाँ भूमि जिस पर फसल उगाई व काटी जाती है वह शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। मतलब क्या कहलाता है, वैसा खेत जहाँ मानव खुद अपना अनाज बोता है उसको क्या कहते हैं, तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र जो शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र का जोड़ दिया जाता है उसे सकल कृषक क्षेत्र भी कहते हैं। तो अभी जो हमने पीछे पढ़ा है उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस बता सकते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चंस है। क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को और खाली स्थान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। किसके आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जैविक और अजैविक। क्या हो जाएगा, जैविक और अजैविक। उत्पत्ति के आधार पे 2 संसाधनों का आधार है, मतलब वर्गीकरण किया गया है, जैविक और अजैविक। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा गया है, तो विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को खाली स्थान के रूप में वर्गीकरण किया गया है। तो किसके आधारों पर संसाधनों के रूप में वर्गीकरण किया गया है, तो संभवतः विकसित स्टॉक भंडार उपरोक्त सभी। तो उसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मतलब ये तीनों के आधार पर, जो विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। आगे क्या लिखा हुआ है, खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं जिसके निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो सैकड़ों वर्ष की, हजारों वर्ष की, लाखों वर्ष की, या सिर्फ 1 वर्ष का। तो इसके लिए लाखों वर्ष का इंतज़ार करना पड़ता है, जैसे कि हजारों साल पहले जो जीव मर चुके हैं वह ज़मीन में धंस चुके हैं, तो उनके थ्रू क्या बनता है, कोयला। तो यही हजारों साल तब के जो एंथ्रासाइट, विटामिन, ये सब कोयला का निर्माण करता है, जीवाश्म ईंधन का निर्माण करता है, ठीक ना। 5वां क्या लिखा है, तो सभी खनिज, जल संसाधन, वन्य वाणिज्य, राजनीतिक सीमाओं के भीतर भूमि और तट से खालिस्तान तक की समुद्री क्षेत्र में प्रादेशिक जल कहा सकता है और उसमें मौजूदा संसाधन राष्ट्र के हैं। तो क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी 12 समुद्री मील, मतलब जो सीमा देश के 12 समुद्री मील तक दूर होता है वह उस देश के अधीन आता है, ठीक ना। आगे 6ठा क्वेश्चन, अन्य आर्थिक क्षेत्र के खालिस्तान से परे महासागर संसाधन खुले महासागर के हैं और कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सहमति के बिना इनका उपयोग नहीं कर सकता। तो 200 समुद्री मील के अंदर कोई भी देश किसी देश के समुद्री मील के अंदर नहीं आ सकता उसके गैर हाजिरी में, ठीक ना। नहीं तो ये
देश के नियम के विरुद्ध होगा। तो इसका आंसर ए 200 समुद्री मील हो जाएगा। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। 7वां, वे संसाधन जिनका उपयोग सर्वेक्षण किया जाता है और उनका उपयोग में गुणवत्ता की मात्रा पर निर्धारित की जाती है। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर है विकसित संसाधन। ये वे संसाधन है जिनका सर्वेक्षण किया जाता है, मतलब इसका जांच किया जाता है। ठीक ना, आगे क्या लिखा हुआ है? खाली स्थान का उपसमुच्चय जैसे मौजूदा तकनीकी जानकारी की मदद से प्रयोग में लिया जा सकता है, लेकिन उसका प्रयोग शुरू नहीं किया गया है। तो क्या है इसका आंसर? रिजर्व और स्टॉक। ये सब का क्या है? शुरू कर दिया गया, लेकिन जो रिजर्व और स्टॉक है उसका उद्घाटन अब तक से हुआ ही नहीं है। आगे क्या लिखा है? जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्व शिखर सम्मेलन में ब्राज़ील में कौन सा जैसा सम्मेलन था जिसमें वो मिले थे? तो कौन सा था? तो रियो डी जनेरो 1992 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ब्राज़ील में। कहाँ हुआ था? तो ब्राज़ील में। यह सब आपको याद होगा, मैंने ये सब पीछे पढ़ा दिया है। ठीक ना, आगे क्या लिखा हुआ है? रियो कन्वेंशन ने क्या लिखा है? रियो कन्वेंशन ने विश्व वन सिद्धांत के समर्थन किया और 21वीं सदी के सतत विकास प्राप्त करने के लिए क्या अपनाया? तो एजेंडा 21 को अपनाया था। किसको अपनाया था? एजेंडा 21 को अपनाया था। तो आशा करता है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।